अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका खबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त मैं इंडोनेशिया के शहर बंदुंग में हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो बड़ी प्रॉब्लम्स जो इंडोनेशिया में मैं फेस कर रहा हूँ और यहाँ पे समझने कॉमन है। ठीक है, वो मैं आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो में। ठीक है, मैं एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। गाइस सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले मुझे काफ़ी लोगों ने जो है पाकिस्तानी लोगों ने रब्ता किया जो लोग इंडोनेशिया आ चुके थे। तो उनमें से काफ़ी लोग जो थे वो काफ़ी परेशान थे और काफ़ी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो आके उन्होंने बिज़नेस के कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को चूना भी लग चुका था। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे लग चुके हैं तो काइंडली हमें गाइडलाइन दे दें। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग मुझसे गाइडलाइन देना चाहते हैं तो आप सेशन 1 घंटे का सेशन होता है मेरा 1-to-1 सेशन, वो ज़रूर लें। क्योंकि विदाउट सेशन जो है ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप रैंडमली एक मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पे तो उसका आपको शॉर्टली जवाब मिलेगा। क्योंकि अगर आपको डिटेल में गाइडलाइन चाहिए तो आपको 1 घंटे की कॉल करनी होगी, 1 घंटे का सेशन लेना होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप उससे सेशन नहीं लेना चाहते, उससे गाइडलाइन नहीं लेना चाहते तो आप किसी और जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप उनको कॉल करें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्केड्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा स्केड्यूल कुछ बिजी होता है जिसकी वजह से मैं जो है ना 1 घंटे का सेशन लेता हूँ जिसमें सारा गाइडलाइन दे देता हूँ। उस 1 घंटे में मैं आपके तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए सेव करूँगा, आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। ठीक हो गया, और 1 ही घंटे में आपको मैं सारा गाइडलाइन दे दूंगा कि आपका इंडोनेशिया आना बनता है या नहीं बनता। ठीक है, बिजनेस गाइडलाइन भी दे दूंगा, सारा तजर्बा अपना 7 महीने का तजर्बा सारा शेयर करूंगा। अच्छा, मैं प्रॉब्लम के बारे में आपको बता रहा था। यहाँ इंडोनेशिया में जो 2 बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, अभी तक 7 महीने हो गए हैं मुझे, मैं स्टिल अभी फेस कर रहा हूँ। उसमें जो पहली प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज जो है अभी तक मैं सीख नहीं पाया प्रॉपर, मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। क्योंकि जब आप स्टाफ से बिजनेस चलाएंगे तो स्टाफ से जब आप मुखातिब होंगे, जब आप उनको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बार बार जो है ना गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू नहीं समझा सकते, और गूगल ट्रांसलेटर जो है बिल्कुल 100% सही नहीं है, और चैट जीपीटी भी 100% सही नहीं है। ठीक है, बात कुछ करो वो बात चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी तक जो है ना लैंग्वेज बैरियर जो है वो फेस कर रहा हूँ। आपने जब भी इंडोनेशिया आना है लैंग्वेज सीख के आना है। जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे यहाँ पे आपके लिए कारोबार में नुकसान होते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी। ठीक है, बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, छोटे नुकसान भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आपने एक दफ़ा ट्रेनिंग दे दी तो यहाँ पे स्टाफ जो है वो बार बार मिस्टेक करता रहता है। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, हम कुछ बताते हैं, बाज़ दफ़ा वो कुछ करता है। ठीक हो गया गाइज, ये लैंग्वेज बैरियर जो है ना यहाँ पे सबसे मसला बना हुआ है। ठीक है, जब तक लैंग्वेज नहीं आती मुझे, मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं लैंग्वेज जो है वो इंटरनेट से, जैसे एप्लीकेशन से और ऑनलाइन सीख नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। शुरू में तो मेरे पास टाइम था, मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो लेसन लेता था। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लैंग्वेज मेरी बेहतर हो रही थी। लेकिन अब जो है लैंग्वेज मेरी इस तरह से है कि मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ लोकल लोगों से, जिसकी वजह से मेरी बेहतरी आ रही है। लेकिन एज फ्लुएंटली जैसे होता है बंदा बातचीत कर रहा होता है वैसे मैं नहीं बातचीत कर सकता। मुझे कुछ वर्ड्स आते हैं जिसके थ्रू मैं बातचीत कर सकता हूँ, सिर्फ वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस नहीं बना सकता मैं। और दूसरा जो इस वक्त प्रॉब्लम जो मेरे लिए क्रिएट हुई हुई है, मे भी वो सबके लिए हो, ठीक है, बहरहाल मेरे लिए जो क्रिएट हुई हुई है वो है स्टाफ का यहाँ पे काम, जो स्टाफ का यहाँ पे काम करना। जो यहाँ पे स्टाफ काम करता है वो सिर्फ काम करता है, यानी कि अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, जैसे आप सोच रहे होते हैं कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करे, हाइजीनिकली काम करे, ठीक है, मेहनत से काम करे, ऑनेस्टली काम करे, वैसे यहाँ पे स्टाफ काम नहीं करता। ये मैं सारे स्टाफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हायर किए हैं और काफ़ी सारे लोग छोड़ के भी चले गए हैं, काफ़ी सारे लोग मजीद हायर किए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो जितने भी स्टाफ मैंने अभी तक हायर किए हैं, अभी तक मुझे कोई अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, उसकी वजह ये भी है मेरे ख्याल में, वो ये वजह है कि यहाँ पे स्टाफ जो है बहुत महंगा है। अगर अच्छा स्टाफ मैंने हायर करना है तो वो कम से कम जो है ना 1-1.5 लाख जिसकी सैलरी होगी महीने की, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि सपोज अगर मैं जो है ना पाँच जो है ना एम्प्लॉय हायर करता हूँ तो 5 लाख तो उनकी सैलरी चली जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा।
महीने का, यानी कि पाकिस्तानी बता रहा हूँ, पाकिस्तानी 5 लाख तो उनकी सैलरी चली जाएगी। तो मैं 5 लाख कहाँ से निकालूंगा, कहाँ से उनको पे करूँगा? क्योंकि बिजनेस जो है अगर आप नॉर्मल लेवल का करते हैं, बहुत बड़े लेवल का नहीं करते, नॉर्मल लेवल का करते हैं, तो 5 लाख निकालना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका रेंट है, आपकी दुकान का रेंट है, आपके घर का रेंट है, आपकी दुकान का बिजली का बिल है, आपके घर का बिजली का बिल है, गैस सिलेंडर है, ठीक है, और स्टाफ की सैलरी है, आपका खाने पीने का खर्चा है, इसके अलावा जो सफाई वाला आता है उसका अलग खर्चा है। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि जो बंदूक की सैलरी है एम्प्लॉय की, जो एक एम्प्लॉय की सैलरी है वो है 77,000 पाकिस्तानी, ठीक है। उसमें वो नॉर्मल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल स्टाफ आपको मिलता है। और यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो मेन्यू होगा ना वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ के मेन्यू जो हैं उनको किसी को यानी कि सुंडनीज खाने बनाने आते हैं, किसी को बंदूक के खाने बनाने आते हैं, तो डिफरेंट यहाँ पे कुजीन्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोकल के हिसाब से यहाँ पे जो इनका जो फूड है यहाँ पे तो वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको फिर भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब आप ट्रेनिंग देंगे तो यहाँ पे कुछ स्टाफ जो है ना वो काम यानी कि काम सारे करते हैं, लेकिन जैसे आप चाहते हैं ना कि अच्छा काम करें, अच्छा काम यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा स्टाफ नहीं मिला जो बहुत अच्छा काम करता हो। क्योंकि अगर स्टाफ अच्छा काम नहीं करता ना तो आपकी सेल ड्रॉप हो जाएगी, आपका बचत कम हो जाएगी। क्योंकि आप जब सैलरी देनी पड़ेगी तो आपको सारी तो वो सैलरी ले जाएंगे, आपने बिजली का बिल भी निकालना है, सैलरी देनी है, घर का रेंट भी निकालना है, सारा खाने पीने का खर्चा है, तो वो सारे खर्चे माइनस करके ना आपकी बचत बहुत कम होगी, ना होने के बराबर समझ लें। क्योंकि और सबसे बेहतर ये है कि वैसे ये है कि इन्वेस्टर वीज़ा पे हम खुद काम नहीं कर सकते। अगर वैसे देखा जाए, अगर हम यहाँ पे खुद काम करें, ठीक है, खुद काम करें, ये तो मुझे बड़ा अजीब रूल लगता है इनका ना। क्योंकि वैसे तो इन्वेस्टर वीज़ा मुझे समझ आती है कि इन्वेस्टर वीज़ा में ये है कि इन्वेस्ट करता है बंदा, काम खुद नहीं कर सकता, लेकिन होना ये चाहिए था कि इन्वेस्टर वीज़ा पे बंदा कुछ ना कुछ खुद काम कर सकता, ठीक है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा सेल बढ़ती है। क्योंकि अगर आप जो है ऑनर हैं तो आप जब दिल से काम करते हैं, अच्छी नीयत से काम करते हैं तो बिजनेस ग्रो करता है। क्योंकि ये लोग स्टाफ जो हैं ये दिल से काम नहीं करते, ये अच्छी नीयत से काम नहीं करते, ये सिर्फ टाइम देख के काम करते हैं, कब हमारा टाइम गुजरेगा, कब हम घर जाएंगे, और महीने का इंतजार करते हैं कब हमें सैलरी मिलेगी, ठीक हो गया। ये दिल से काम नहीं करते, अच्छी नीयत से काम नहीं करते, ये टाइम गुजारने आते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो जब तक आप यहाँ पे दुकान पे खुद काम नहीं करेंगे तब तक आपका जो है बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन आप खुद काम नहीं कर सकते, खुद काम एक सिचुएशन में कर सकते हैं, या तो अगर आपकी शादी नहीं हुई भी, आप इंडोनेशिया आते हैं और आपकी नीयत साफ है, आप शादी करना चाहते हैं, तो वो फिर आप जो है यानी कि बिजनेस जो है वो बीवी के नाम से जो है बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अपना वीज़ा पहले चेंज करवाएंगे, स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद जाके आप जो है बीवी के नाम से उसकी आईडी कार्ड पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप जो है ना अपना खुद काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि बिजनेस आपके बीवी के नाम होगा। आप 50 लाख इन्वेस्ट करें, आप 30 लाख इन्वेस्ट करें, वो ऑनर जो होंगी ना वो आपकी वाइफ होंगी। उसमें उस सिचुएशन में आप जो है खुद काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना इन्वेस्टर वीज़ा पे, अगर इन्वेस्टर वीज़ा पे आपकी शादी भी हो जाती है ना, तो अगर आप वीज़ा चेंज नहीं करवा सकते तो इन्वेस्टर वीज़ा पे भी आप काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैंने आपको, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि अगर आप यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाते हैं और आपने यहाँ पे कंपनी बना ली, आपने किताब भी लगवा लिया, आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, सारा कुछ हो गया, अब आपको लड़की मिल गई, आप शादी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है ना अपने इन्वेस्टर वीज़ा चेंज करवा के अपने स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें। वो किस लिए? क्योंकि आप इन्वेस्टर वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद काम करें तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा से स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा वीज़ा, और उसमें से फिर ये होगा कि आपको अपनी कंपनी में से अपना नाम जो है निकालना पड़ेगा, अपनी बीवी का नाम जो है ऐड करना पड़ेगा, अपनी बीवी को ओनर बनाना पड़ेगा, CEO बनाना पड़ेगा, डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप जो है वो अपनी कंपनी में यानी कि अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं खुद। और जब तक आप अपने बिजनेस पे खुद काम नहीं कर सकते आप इंडोनेशिया में कामयाब नहीं हैं, ठीक है। आपके चांसेस कम है कामयाब होने के, क्योंकि स्टाफ जो है वो दिल से काम नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। अभी तक मैं आपको 7 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप इन्वेस्टर वीज़ा पे काम ही नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये मसले मसाइल हैं। तो ये जो बड़ी 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, आप लैंग्वेज सीख के आए यहाँ पे। और बाकी ये है कि अगर आप यहाँ पे खुद काम करना चाहते हैं तो आपकी अगर शादी नहीं हुई भी तो आप अच्छी नीयत से आएँ
तो आप उससे शादी करें, लड़की ढूंढें और यहाँ पे शादी करें और उसके बाद अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाएं स्पाउस वीज़ा में। तो बीवी के नाम से आप जो है यहाँ पे खुद काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप रेडी लगाएं चाहे आप जो है दुकान लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।